हेलो फ्रेंड्स। हम हिस्ट्री की जो जब बेसिक की बात कर रहे थे कि जो हिस्ट्री जो है, इतिहास क्या है। इतिहास तीन भागों में डिवाइडेड है: प्राचीन काल, मध्यमिक काल और आधुनिक काल। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो इतिहास को विभाजन कितने भागों में किया गया है, कि मतलब जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इंसिडेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन काल, मध्यमिक काल और आधुनिक काल में उसको डिवाइडेड किया गया। उसके बाद प्रगतीय प्रगतिक ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जो एक प्री हिस्टोरिकल एज थी, प्रोटो हिस्टोरिकल एज थी और हिस्टोरिकल एज थी। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, ये पाषाण काल स्टेज थी जिसमें ना तो लिखना ही आता था ना ही पढ़ना आता था। और अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें तो अर्ध ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण मिले, लेकिन उनका आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण मिले और उनका यूज भी किया गया। तो उसके बाद आता है कि पाषाण काल कितने भागों में डिवाइडेड था। पाषाण काल तीन भागों में डिवाइडेड था: पूरा पाषाण काल, अर्ध पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। बताइए पाषाण काल। सबसे पहले होगा कि पाषाण काल क्या था। पाषाण काल त्रिविपत्ति के आधार पर मानव का विकास का अध्ययन किया जाता है। पाषाण काल के आधार पर ही मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। जो पाषाण काल था, सबसे पहले मानव पत्थर का इस्तेमाल करता था। पत्थर के इस्तेमाल के बाद उसे तांबा मिला। तांबा जो सबसे पहली धातु थी, उसके बाद उसने तांबे का इस्तेमाल किया, फिर लोहे का इस्तेमाल किया। लोहे का इस्तेमाल किया, तांबे के बाद उसे जस्ता मिला। तांबे और जस्ते को मिलाकर उसने कांसे का निर्माण किया। जब तांबा और जस्ते को उसने जलाकर एक धातु बनाया जिसे कांसा कहा जाता था। अब जो पाषाण काल था उसको 1816 ई में सीजे थॉमसन ने पाषाण युग, कांस्य युग, लोहे युग, जो पाषाण काल था, पाषाण काल को उन्होंने कहा कि इसको क्यों ना कि मतलब जो सामग्री मिली है, जो प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर इनको कितने पार्टों में डिवाइडेड कर दिया जाए कि तांबा काल, लोहा काल, कांसा काल। डेनमार्क कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री के आधार पर डेनमार्क के एक कोपेनहेगन संग्रहालय थे, जो सामग्री के आधार पर, जो प्रमाण मिले उनके आधार पर 1816 ई में 1816 ई में सीजे थॉमसन ने पाषाण युग को कांस्य युग एवं लोहे युग के रूप में विभाजन किया। जो सीजे थॉमसन थे, सीजे थॉमसन ने कहा 1816 ई में जो पाषाण काल है, पाषाण काल को दो भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है, जिसको कांस्य युग और लोहा युग कहा जा सकता है। जिस जिस युग में लोहे का इस्तेमाल हुआ उसे लोहा युग कहा जाता है, जिस युग में कांसे का इस्तेमाल हुआ उसे कांस्य युग कहा जाता है। अगर हम सबसे पहले पदार्थ की बात करें, सबसे पहले औजारों के रूप में किस पदार्थ का यूज किया जाता था? सबसे पहले तांबे को, उसका पत्थर का यूज किया जाता है। पत्थर के बाद किस धातु का यूज किया जाता था? तांबे का यूज किया जाता है। तांबे के बाद लोहे का यूज किया जाता था। लोहे के बाद जब तांबे के बाद जब जस्ता मिला, जस्ते के बाद कांसे का यूज किया जाता था। उसने कहा पाषाण युग में कांस्य युग और लोहे युग के रूप में, लोहे युग के रूप में दो भागों में विभाजित, त्रियुग में विभाजन किया गया। फिर उसके ही पश्चात एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम जॉन लुबाक था। जॉन लुबाक ने एक विद्वान थे। उन्होंने प्रमाण दिया कि इन भागों को, कि भाई ये क्या है, लोहा युग और कांस्य युग में नहीं, इसको दो भागों में डिवाइडेड किए करो: पूरा पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। कि जो पाषाण काल से पहले की चीजें थी, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो नव पाषाणों के लास्ट की चीजें थी, इस दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि पाषाण काल को भाई
कि दो भागों में इन्हें डिवाइड करके तीन भागों में डिवाइडेड किया जाए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई वस्तु धातु, सबसे पहली धातु तांबा थी, तांबे के बाद कांस्य। उसके बाद जब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम एडवर्ड लोटेट था, एडवर्ड लोटेट ने कहा कि पूरा पाषाण जो पाषाण काल है, पाषाण काल को दो भागों में डिवाइडेड न करके तीन भागों में डिवाइडेड करो, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसके तो पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल के लिए विषम काल के रूप में स्वीकार किया गया। एडवर्ड के आधार पर जो उपकरण, जो सामग्रियां मिली थी, सामग्री के बेस पर ही उन्होंने कहा जो पुराने अवशेष मिल रहे थे कि अवशेष के बेस पर ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को आप दो भागों में तीन भागों में डिवाइडेड नहीं कर सकते हो, वो दो भागों में डिवाइडेड ना करके उसको तीन भागों में विभाजन कीजिए। तीन भागों में जब विभाजन किया गया, एक को निम्न पाषाण काल कहा गया, दूसरे को मध्य पूरा पाषाण काल कहा गया, तीसरे को उच्च पूरा पाषाण काल। अब जो निम्न पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, उसमें अलग अलग सामग्री मिली, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में अलग अलग मिली, फिर उच्च पूरा पाषाण काल में अलग एक टाइम टेबल था कि इस टाइम टेबल से पूरा पाषाण काल आया, इस टाइम टेबल से मध्य पूरा पाषाण काल, इस टाइम टेबल से निम्न पूरा पाषाण काल आया। तो उसके बाद जो पाषाण काल था, पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइडेड किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड निम्न पाषाण काल। अब जो पूरा पाषाण काल था, पूरे पाषाण काल को उन्होंने तीन भागों में डिवाइडेड किया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये सब चीजें जो है पाषाण काल में ही, पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा, फिर उसके बाद मध्य पाषाण, आधुनिक काल आएगा, माध्यमिक काल के बाद आधुनिक काल आएगा जो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ? पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। जो पाषाण काल था, पाषाण काल की जो बात करें, पाषाण काल अलग था, पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइडेड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल स्टार्ट हुआ, उसे पूरा, जब पाषाण काल स्टार्ट हुआ उसे पूरा पाषाण काल कहा। तो वो बीच की स्टेज आई उसे मध्य पाषाण काल कहा, जब वो लास्ट स्टेज उसे निम्न पाषाण काल कहा। जब पाषाण काल का अंत हो रहा था, उसके बाद मध्य पाषाण काल स्टार्ट हो चुका था, माध्यमिक काल स्टार्ट हो चुका था। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक चला, मतलब ईसा से 10,000 साल पहले, ईसा के जन्म से 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 4,000 साल पहले तक चला। फिर उसके बाद नव पाषाण काल जो आया वो 4,000 ईसा पूर्व के पश्चात आया, कि ईसा से 4,000 साल पहले हो, ईसा के जन्म से 4,000 पहले नव पाषाण काल स्टार्ट हुआ। उसके बाद वहीं हम पूरा पाषाण काल को जब तीन भागों में डिवाइडेड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो था 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक आया। जो पूरा पाषाण काल था कि 5 लाख ईसा पूर्व से, कि ईसा के जन्म से 5 लाख पहले से स्टार्ट हुआ और 1 लाख साल पहले तक वो चला, जिसमें इतनी सारी चीज़ें मानव ने जिन चीज़ों का निर्माण किया, जिन चीज़ों का यूज़ किया, वो हम निम्न पूरा पाषाण काल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आया। जो मध्य पूरा पाषाण काल था वो 1 लाख ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आया। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला, जो उच्च पूरा पाषाण काल था। कुछ चीजें इसमें ऐसी थी जो निम्न पूरा पाषाण काल में हुई, कुछ मध्य पूरा पाषाण काल में हुई, कुछ उच्च पूरा पाषाण काल में हुई। उन सबके हमें प्रमाण मिले, जिसके बेस पे हमने बताया कि ये निम्न पूरा पाषाण काल की है, ये मध्य पूरा पाषाण काल की है, उच्च पूरा पाषाण काल की है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आएगा, पूरा पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल के बाद
निम्न पुरापाषाण काल आएगा, फिर मध्य पुरापाषाण काल आएगा, फिर उच्च पुरापाषाण काल आएगा। भारत की पुरापाषाण काल में सभ्यता का विकास, पॉलिस्टोन। देखिए जो पुरापाषाण काल था, पाषाण काल ही 3 भागों में डिवाइडेड हुआ था। पुरापाषाण काल, मध्यमिक काल, आधुनिक काल। मध्यमिक पुरापाषाण काल, हाँ, मध्य पाषाण काल, नीव पाषाण काल। अब देखिए जो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल का सर्वप्रथम जो सभ्यता का विकास जो बताते हैं, इस सभ्यता का विकास हिमयुग से हुआ था। पुरापाषाण काल का विकास हिमयुग से हुआ था, जो हिमयुग था। अब देखिए जो पुरापाषाण काल है, पाषाण काल, मध्यमिक काल, आधुनिक काल अलग है। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल को नीव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड किया, क्योंकि ये काफी लंबी हिस्ट्री थी। बीच में ऐसा नहीं है कि एकदम से, कि मान लीजिए एकदम से आपने काट आज काट ली, अगले दिन काट चलाना सीख लिया, कुछ भी चीज़ मान लीजिए कि सब्जी लाए खाना बना लिया, उसके एक बीच में प्रोसेस होता है। तो इसलिए उसको काफ़ी सारे काल में डिवाइडेड किया, उसको काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइडेड किया। फिर उसके बाद उनकी हिस्ट्री की गई। ये इतिहास बहुत बड़ा है, छोटा मोटा इतिहास नहीं है। सिर्फ ये हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पुरापाषाण काल, भारत की पुरापाषाण काल का जो सभ्यता का विकास हुआ वो हिमयुग से हुआ था। हिमयुग का मतलब है कि वहाँ जब पुरापाषाण काल प्रारंभ हुआ तो हिमयुग था कि अधिकांश पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी, ठंडा ठंडा इलाका बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही 10 लाख वर्ष पूर्व हुए, ईसा से 10 लाख पूर्व, ईसा से 10 लाख पूर्व पृथ्वी की जो जलवायु थी वो गर्म होने लगी। 10 लाख वर्ष गृह गर्म होना प्रारंभ हो चुका था। पृथ्वी 10 लाख, ईसा से 10 लाख साल पहले प्रारंभ होने स्टार्ट हो चुकी थी। अब लेकिन जो पूरा पाषाण काल था वो ईसा से 5 लाख पूर्व पहले स्टार्ट हुआ था। जो पूरा पाषाण काल था वो ईसा से 5 लाख ईसा पूर्व पहले स्टार्ट हुआ था। तो जलवायु जो थी 10 लाख साल और 5 लाख पहले से ही गर्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो हिमयुग से पूरा पाषाण काल का विकास हुआ। जब ठंडी ठंडी वायु थी, इतने गर्म स्तर नहीं थे। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा तापमान इंक्रीज हो चुका है, वो ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओजोन लेयर आज डिस्ट्रॉयड हो रही है उसकी वजह से। तो भारतीय पूरा पाषाण काल का मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। अब देखिए 10 लाख ईसा पूर्व पहले, 10 लाख ईसा पूर्व पहले गर्म होना प्रारंभ हुई थी पृथ्वी। उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंडी, पूरी उसमें बर्फ जमी हुई थी। जीवन तो उत्पन्न था, लेकिन बर्फ एरिया ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से साधन कम थे। लेकिन पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले जो पाषाण काल था, जो प्राचीन भारत था पाषाण काल था, तो 10 लाख ईसा पूर्व था या उससे भी पहले था। तो औजार के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और औजारों के आधार पर, मतलब औजारों के आधार पर उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया, जैसे जैसे उन्हें अवशेष मिले तो उन्होंने कहा कि ये निम्न पुरापाषाण काल के हैं, ये मध्य पाषाण काल के, ये पुरापाषाण काल के हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में हमें कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, एक कुल्हाड़ी मिली और कुठार मिला, या विदारणी मिली, विदारणी को दिवर कहा जाता है, खंडक प्रमुख हथियार मिले। देखिए कुल्हाड़ी क्या आती है, एक हस्त कुठार, हैंड एक्स, हस्त कुठार या कुल्हाड़ी मिली, मतलब एक जो हाथों से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी। हाथों से सभी कुल्हाड़ी पकड़ी जाती है। आज के टाइम में जो कुल्हाड़ी है वो, उसमें कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी लगी हुई है, लेकिन उस टाइम पे लकड़ी नहीं लगी हुई थी। सिर्फ जो पत्थर की नोकीली कुल्हाड़ी बनी हुई थी वो हाथ से ही पकड़ी जाती थी, उसमें अदर चीज नहीं लगी हुई थी, इसलिए उसको हस्त कुठार कहा। हस्त कुठार सबसे पहले मिला। फिर उसके बाद खंडक मिला। खंडक एक नोकीला दार औजार था, जो नोकीला था, किसी चीज को खोदने के काम या मारने के काम आता था। एक नोकीला औजार था, इसे खंडक कहा गया। फिर उसके बाद चौपर।
सॉरी, विदारणी, विदारणी को नोकीला था। खंडक एक खुरचने वाला, किसी भी चीज को खुरचने वाला, नाखून से किसी चीज को खुरचते हैं ना, तो खुरचने वाला। चॉपर मिला, प्रमुख हथियार था। चॉपर, दीवर और हैंड एक्स सबसे पहले मिला, फिर उसके बाद खंडक मिला, फिर उसके बाद चॉपर मिला। और 1863 में रॉबर्ट जो फ्रुस्ट थे, उन्हें मद्रास के समीप एक पलल पल्लवम पल्लवम नामक स्थल में हस्तकुलाड़ी प्राप्त हुई। ये सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट फ्रुस्ट एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट फ्रुस्ट जो मद्रास के आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्हें मद्रास के समीप एक हस्तकुलाड़ी मिली। जगह का नाम पल्लवगम नामक स्थल था। पल्लवगम स्थल में मद्रास में पल्लवगम स्थल पर एक एक्स हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिली, जो रॉबर्ट फ्रुस्ट को 1863 में मिली। रॉबर्ट फ्रुस्ट ब्रिटिश के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववादी थे। जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ब्रिटिश के भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जो पुरातत्ववादी थे, जो पुरातत्वों की खोज करते थे, जो आधुनिक प्राचीन भारत की प्राचीन चीजें की खोज करते थे। इस युग में क्रोड या सुलभ उपकरण की प्रधानता थी। जो इस युग में जो था ना, जो सल्क उपकरणों का यूज किया जाता था, प्रधानता थी। प्रधानता मतलब इस युग में क्रोड या सल्क उपकरण की प्रधानता थी। ये युग था, ये काल था जो निरपुरापाषाण काल था। इसमें सल्क नामक औजारों की इस्तेमाल किया जाता था। सल्क नामक औजार भाई खुरचना था, हथौड़ी, एक्स, जो पत्थर के औजार बने हुए थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब जो ये निरपुरापाषाण काल की सभ्यता की जानकारी हमें सोन घाटी से भी मिलती है। अब देखिए सोन घाटी क्या है। सोन घाटी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पहले संपूर्ण भारत था तो पाकिस्तान भारत में ही था। फिर उसके बाद जो उसका विभाजन हुआ तो जो बलूचिस्तान में वहाँ डिवाइडेड जब हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया। तो बलूचिस्तान में हमें सोन घाटी से मिलती है। सोन घाटी का कहाँ है? सहायक नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो सिंधु नदी में गिरती है। मतलब सहायक नदी, वो एक सहायक नदी है जो सिंधु नदी में गिरती है। सहायक नदी में सोन घाटी से मिलती है। 1928 में एक डीएन वाहिये ने 76 पूर्वपाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त किए। जो डीएन वाहिये एक साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि मुझे 1928 में कि पूर्व पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाषाण काल के बाद पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेड किया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अर्ध पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेड किया, निरपुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो उन्होंने कहा जो पाषाण काल था, पाषाण काल से पहले के भी मुझे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये 1928 में डीएन वाहिये ने बताया। डीएन वाहिये अगर आपसे पूछे कि जो पाषाण काल से पहले के भी जो उपकरण जो मिले वो किस साइंटिस्ट को मिले थे, पाषाण काल से पहले पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे वो किस साइंटिस्ट को मिले थे? वो डीएन वाहिये को मिले थे। किस सन में मिले थे? 1928 में मिले थे। जगह का नाम बलूचिस्तान, जगह का नाम आपको देखना पड़ेगा। सोहन परंपरा के बैबुल तथा फलक तथा मद्रास परंपरा के हैंड एक्स आदि मिलते हैं। देखिए जो सोहन परंपरा, सोन घाटी हुई, सोन घाटी से प्रमाण मिले। ये रही सोन घाटी से जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो बलूचिस्तान में प्रेजेंट है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सोहन परंपरा से बैबुल तथा फलक। सोहन घाटी से बैबुल मिला और फलक मिला। फलक एक औजार था, बैबुल ही फलक था। मद्रास परंपरा के हैंड एक्स आदि मिलती है। जो मद्रास था, मद्रास से हैंड एक्स मिलती है। जो मद्रास में फिर जगह का नाम था, जो जगह का नाम मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मद्रास के पललबगम नामक स्थल से मिलती है। पलबगम नामक स्थल से मिलती है।
उससे संबंधित स्थल बताइए जहाँ पे नवपुरापाषाण काल के हमें अवशेष मिले या सामग्री मिली या उपकरण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन घाटी, बेलन घाटी से हमें नील पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। राजस्थान की मरुभूमि क्षेत्र से, राजस्थान की मरुभूमि क्षेत्र से हमें नील पाषाण काल के अवशेष मिले। फिर उसके बाद डिडवानी से मिले। भोपाल के पास भीमबेटका से मिले। महाराष्ट्र के नेवासा से भी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन घाटी, राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र से डिडावानी, भोपाल के पास भीमबेटका, महाराष्ट्र के पास नेवासा महाराष्ट्र से भी हमें न्यू पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। जब उपकरण मिले हैं, अब क्वेश्चन आता है कि न्यू पुरापाषाण काल के अवशेष तुम्हें कहाँ से मिले, उत्तर कहाँ से मिले। इसके बाद बेलन घाटी, डीडवाना, भीमबेटका, नेवासा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बेलन घाटी से मिले। राजस्थान के मरुभूमि डीडवाना से मिले। भोपाल के पास भीमबेटका से मिले। महाराष्ट्र के पास नेवासा से मिले। उपकरण बनाने की कच्चे माल के रूप में कार्टाइट के साथ जेस्पर, चार्ट, कैल्सिडोनी आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा है। अब देखिए उपकरण किस तरीके से बनते थे। नवपुरापाषाण काल में जो उपकरण बनते थे, जो औजार बनते थे, वो किस तरीके से बनते थे। उन्होंने कहा जो कच्चा माल होता था, कार्टाइट पत्थर होता था, जेस्पर पत्थर होता था, चार्ट, कैल्सिडोना आदि पत्थरों का यूज किया जाता। पत्थर के नाम है जो नवपाषाण काल में किए जाते थे। कार्टाइट अब आ सकता है कि किन पत्थरों का यूज किया जाता था नवपुरापाषाण काल में। नवपुरापाषाण काल में किन पत्थरों का यूज किया जाता था, और वो ऑप्शन में देगा कार्टाइट, जेस्पर, चार्ट, कैल्सिडोनी। एक ऑप्शन में वो तीनों नाम दे देगा, एक जगह कार्टाइट, जेस्पर, चार्ट, कैल्सिडोनी जगह कुछ और दे देगा। फिर एक जगह वो कार्टाइट हटा के कुछ और दे देगा, जेस्पर, चार्ट, कैल्सिडोनी रख देगा। जो नवपुरापाषाण काल में जो पत्थरों के नाम थे वो ये थे जिनका औजारों के रूप में यूज किया जाता था। पुरापाषाण काल कितने भागों में डिवाइडेड है। पुरापाषाण काल 3 भागों में डिवाइडेड है। निर्पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 3 भागों में डिवाइडेड है। एक क्वेश्चन ये बना। फिर पुरापाषाण काल की सर्वप्रथम खोजी गई वस्तु, पुरापाषाण काल की सर्वप्रथम खोजी गई वस्तु हस्त कुल्हाड़ी थी। पुरापाषाण काल की हस्त कुल्हाड़ी थी। खोजकर्ता ब्रूस फुट थे, जो एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। भूगर्भ के साइंटिस्ट थे। निमन पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल, निमन पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, नेपाल, जहाँ पे निमन पुरापाषाण काल की चीजें हमें प्राप्त होती है। वही बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के अवशेष क्या क्या है। यहाँ की फलक संस्कृति की संख्या दी गई है। वहाँ की जो फलक नाम के जो औजार थे, फलक जिन चीज़ों का फलक थे, जिन चीज़ों का नोकीले औजार थे, जिन चीज़ों के यूज किया जाता था, उनके बर्तन वगैरह उन्हें मिले। तो मध्य पाषाण काल का हमें इसके द्वारा पता चलता है। नेवास गोदावरी नदी के तट पर मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। उसने जो नेवास मद्रास में पड़ते हैं, नेवास एमपी महाराष्ट्र में है। नेवास तो पढ़ा ना होगा। नेवास महाराष्ट्र के नेवास से भी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब जो मध्य पाषाण काल था वो नेवास से भी मिला, जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। अब देखिए नेवास से कहाँ से मिला। गोदावरी नदी के तट पर मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले। नवपाषाण काल के भी नेवास से भी मिले हैं, भोपाल से भी मिले हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर नेवास से मिले। एच जी संका दिए
संकालीय एच डी संकालीय ने इस प्रारूप स्थल घोषित किया। जो एच डी संकालीय था उसने कहा कि ये प्रारूप स्थल है, इस काल के स्तर संपूर्ण देश से संबद्ध है। अब जो ये माध्यमिक पाषाण काल था, जो इसके अवशेष थे, तो संपूर्ण भारत से इसके अवशेष मिलना प्राप्त हो गए, मिलने स्टार्ट हो गए। संपूर्ण देश से संबद्ध है। महाराष्ट्र से मिले, जो निवास था, गुजरात से मिले, आंध्र प्रदेश से मिले, उड़ीसा से मिले, कर्नाटक से मिले, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि से मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें मिलना स्टार्ट हुए। उत्तर प्रदेश में चकिया, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चकिया सिंगरौली, चकिया सिंगरौली बेसिन तथा बेलन घाटी महत्वपूर्ण स्थल। बेलन घाटी मिर्जापुर में स्थित है, ऊपर बताया अभी मैंने। अगर हम पे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल के जो सामग्री है उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिली, चकिया सिंगरौली बेसिन से मिली, चकिया से मिली, सिंगरौली बेसिन से मिली, और बेलन घाटी महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश के लिए, ये इंपोर्टेंट है। नेवासा मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है। अब देखिए, जो नेवासा है, नेवासा महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, उसको एक प्रारूप स्थल माना जाता था, महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था पुरापाषाण काल का। उचुच पुरापाषाण काल। अब देखिए, उचुच पुरापाषाण काल को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि जो उचुच पुरापाषाण काल था, उन्होंने उचुच पुरापाषाण काल में, इस काल में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। जो जब उचुच पुरापाषाण काल स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आ जाएगा, उचित पुरापाषाण काल। जो उचित पुरापाषाण काल था, जलवायु अधिक गर्म होने लगी, यहाँ आगे चीजें और ज्यादा डेवलप होने लगी। जब चीजें जलवायु जैसे जैसे गर्म हुई तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आ चुका था। अब वहाँ पर उन्होंने औजारों का निर्माण स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे तक्षुणी, खुरचन, अड्ढी उपकरण इत्यादि का प्रयोग होता रहा। वहाँ हड्डी को भी औजारों के रूप में बनाने लगे, खुरचन बनाने लगे, तक्षुणी तीर का। अब भीमबेटका जो था, भीमबेटका से चित्रकारी के प्रमाण मिलते थे। जो उचुच उपकरण काल पूरा पाषाण काल था, वहां से हमें भीमबेटका से चित्रकारी प्रमाण मिलते हैं। चित्रकारी प्रमाण में मतलब उनसे लिखना नहीं आता था, ना ही पढ़ना आता था, सिर्फ वो चीज़ों को चित्र के द्वारा दर्शाना चाह रहे थे। तो वो पत्थरों के द्वारा चित्र बनाए गए कि बीच में एक जानवर दिखाया गया, फिर उसके चारों तरफ आदमी, प्रॉपर आज के जैसे पेंटिंग नहीं, वो सिर्फ एक स्केल्स के द्वारा बना दिया गया, जैसे कार्टून बनाते हैं ना। तो भीमबेटका से हमें चित्र के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हरा तथा लाल रंग प्रधानता थी, जिसमें हरे व लाल रंग की प्रधानता थी, जो हरे तथा लाल रंग से बना हुआ था। इस कला के उपकरण चमकीले पत्थरों से निर्मित होते थे। जो इस काल के जो उपकरण थे वे चमकीले पत्थरों से निर्मित होते थे, इसलिए उसमें हरा लाल रंग दर्शाया जा रहा था। बेलन घाटी स्थित लोधा नाले से प्राप्त अस्थि निर्मित मर्ता देवी की मूर्ति इसी काल में प्राप्त हुई। देखिए, मर्त देवी की मूर्ति जो थी वो मम्मी से रिलेटेड है। मम्मी जो मिली है, सिंधु घाटी की सभ्यता में ही मर्त देवी हमें ज़्यादा मिली है। तो उसने कहा कि जो बेलन घाटी की स्थित लोधा नाले से प्राप्त, बेलन घाटी में स्थित एक लोधा नाला है, वहां से हमें मर्त देवी की मूर्ति प्राप्त हुई उचुच पुरापाषाण काल में। हाँ, अब वो जो बेलन घाटी में जो चित्र मिले, उस चित्र को दिखाया उसने, एक सेल चित्र मिला वहाँ पे। बेलन घाटी में सेल चित्र मिला जो उचित पुरापाषाण काल से प्रारंभ हुआ, भीमबेटका में मिला। अब ये किस चीज़ का दृश्य है? शिकार का दृश्य हो सकता है। अब शिकार का दृश्य है या योजना का दृश्य या उत्सव का दृश्य, दो। तो उन्होंने ये तो आदमी बनाया, भीमबेटका जो एक गुफा है, भीमबेटका में एक गुफा है, गुफा में चित्र मिले। इन्होंने मानव के चित्र बनाए, ये उसमें मानव के हाथ में हथियार थे। ये उन्होंने एक जानवर बनाया, उसकी चारों तरफ इसी तरीके से इन्होंने आदमी बनाया। अब उस चीज़ से, चित्र से ये दर्शाया जा रहा था, वो कुछ समझाना चाह रहा है। देखिए, जब कोई बच्चा होता है छोटा सा, तो वो अपनी ड्राइंग बनाता है, तो उसकी समझ में आता है वो कर क्या रहा है। और किसी को ना तो समझ सकता है, तो बच्चा छोटा पढ़ने जाता है, वो अपनी मर्जी से कीड़े मकोड़े लिखता है, लेकिन वो वास्तव में अपनी मर्जी से लिखा है, उसे जैसा समझ में आ रहा है उस तरीके से कीजिए।
क्रिएटिविटी करता है, लेकिन वास्तव में हमारी समझ में नहीं आता। वही चीज़ें उस टाइम पे उन्होंने जो लोगों ने लिखा था, जो चित्र बनाए थे, कुछ समझाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ उनके माइंड में क्रिएटिविटी आई होगी जिसके वजह से उन्होंने चित्र बनाया। बस यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने ये अनुमान लगाया, ये शिकार का दृश्य है, या तो ये योजना बना रहे हैं सबके सब घेर के से कैसे मारा जाए, या उत्सव मना रहा है, मारने के बाद पार्टी कर रहे हैं। फिर आता है उसके बाद मध्य पाषाण। पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया। पूरा पाषाण के बाद 3 भागों में डिवाइडेड था, न्यू पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कुछ पूरा पाषाण काल। तो उसके बाद हमारा मध्य पाषाण काल स्टार्ट होता है। अब देखिए मध्य पाषाण काल क्या था। इस काल में लोगों ने सर्वप्रथम पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। पाषाण काल में सिर्फ वो शिकार करते थे। जो पाषाण काल था, पाषाण काल में सिर्फ वो शिकार करते थे। पूरा मध्य पाषाण काल में उन्होंने शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर पशुपालन के बाद उन्होंने जो मध्य पाषाण काल के बाद अर्धपाषाण काल आया। अर्धपाषाण काल में उन्होंने खेती करना स्टार्ट की। खेती के साथ साथ उन्होंने स्थायी निवास भी कर लिया। प्रारंभ किया 1867 में जो क्लाई साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा क्षेत्र में लघु उपकरण खोजने के साथ जानकारी मिली। अब देखिए जो मध्य पाषाण काल था वो पूरा पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया। पूरा पाषाण काल में जो मानव को जो पत्थर मिले थे सिर्फ वो उन्हीं का यूज करता था, उससे अलग क्रिएटिविटी नहीं करता था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल था उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे पत्थर बनाना स्टार्ट कर लिए थे और औजार बनाना स्टार्ट कर लिए थे। मध्य पाषाण काल में लघु लघु मतलब छोटी छोटी चीजें हो गई थी। लघुत्तम, लघु छोटा, जिसको लघुत्तम काल भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं मध्य पाषाण काल को। लघु लघुत्तम काल भी कहते हैं, लघुत्तम काल भी कहते हैं। ये 1867 में एनक्लाइल ने बताया कि उन्होंने लघु उपकरण खोजने की साथ जानकारी मिली है। खोजने के साथ की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि मुझे लघु उपकरण मिले हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। उन्होंने कहा कि जो ये नोकीले पत्थर मिले, फिर उनके बाद वो नोकीले औजार मिले, तो उन्होंने कहा कि अब ये मानव के द्वारा बनाए गए बड़े पत्थरों से छोटे पत्थर बनाए गए हैं जिनका रूप औजारों के रूप में करते थे। ये मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। वहीं से वो पशुपालन भी स्टार्ट हो चुका था। पूरा पाषाण काल नव पाषाण काल के मध्यम संक्रमण को रेखांकित करता है। नील पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल जो होता है, पूरा पाषाण काल और नील पाषाण काल के बीच की घड़ी होती है जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मनुष्य शिकार शिकार करने की तकनीक परिवर्तन आ गई थी। हाँ, जो पाषाण काल था, पाषाण काल में सिर्फ मनुष्य शिकार कर रहा था, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसमें नई तकनीक आ चुकी थी, मतलब डेवलपमेंट कर चुका था। वो पत्थरों से नहीं मार रहा था, पत्थरों को औजार बना रहा था, पशुपालन कर रहा था, कुत्ते को साथ में रख रहा था, कुत्ते के द्वारा शिकार करा रहा था, तीर कमान का इस्तेमाल करने लगा था। तो उसने टेक्नोलॉजी बढ़ा ली थी। अब वो शिकार नए नए तरीके से करने लगा था मध्य पाषाण काल में। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्राचीन उन्होंने कहा जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है और राजस्थान के बागौर जिले से पशुपालन के परिचन्नतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसका लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। उन्हें प्राचीन जगह मिली है जहाँ वो पशुपालन किया करते थे खुदाई के समय। वो जो उसका टाइम टेबल देखा है, उन्होंने कहा कि ये 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। इसको देखिए, जो ईसा पूर्व होता है, जब कोई भी कंकाल मिलता है, कोई भी चीज़ मिलती है, उसको कार्बन विधि के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी काल में सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का इस्तेमाल होने लगा था क्योंकि वो शिकार में टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे, जिसको माइक्रोलिथिक
एज भी कहा जाता है। इस काल में महत्वपूर्ण उपकरण ब्लेड, फलक, नकूले, क्रोध, त्रिकोण, नवचंद्रकार आदि है। अब इस काल के जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो तो ब्लेड है, त्रिकोण है, तीर कमान है, नवचंद्रकार आदि इस काल में इस्तेमाल किए जाने लगे। तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के बाद नीलपाषाण काल आएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया गया? कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। पशुपालन कब स्टार्ट किया? मध्य पाषाण काल में किया। शिकार कब करता था? पूरा पाषाण काल में करता था। खेती कब स्टार्ट की? न्यू पाषाण काल में उसने खेती स्टार्ट की। अब आता है मध्य पाषाण काल के स्थल कौन से हैं। मध्य पाषाण काल, देखिए जो आग की खोज थी उसने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर चुका था वो। मध्य पाषाण काल में उसने आग के उपयोग जाने, लेकिन अब तक नियंत्रण नहीं किया था। जो नियंत्रण किया उसने आग पे वो नव पाषाण काल में किया। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। ये मध्य पाषाण काल के जो स्थल है राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य व पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, मध्य व पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं, कृष्णा नदी के दक्षिणी साइड में ही पाए जाते हैं। अब जो मेन एरिया दिए गए उसमें सराय नहार, राय एवं महादा, जो यूपी प्रतापगढ़ में स्थित है। सराय नहार, राय एवं महादा प्रतापगढ़ में है। सबसे पहले भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाणकालीन युग स्थल है। सबसे पहले यूपी में कहाँ पाए गए? मध्य पाषाण काल के उपकरण सराय नहार, राय एवं महादरा यूपी में पाए गए। बागोर से मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ। तो बागोर से मानव कंकाल प्राप्त हुआ। मानवीय आक्रमण या युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहार से प्राप्त हुए। अब देखिए आक्रमण युद्ध, जो बागेर था, बागोर से मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ। बागोर से मानव कंकाल प्राप्त हुआ। आक्रमण युद्ध के जो आक्रमण युद्ध के जो प्रमाण थे वो सराय नहार राय से प्राप्त हुए, जो यूपी प्रतापगढ़ में, महादा यूपी प्रतापगढ़ में प्रेजेंट है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर युद्ध भी हुआ है। जो आक्रमण जो युद्ध के प्रमाण मिले हैं वो सराय नहार राय से प्राप्त हुए, जिनमें शिकार के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। लेखनिया यूपी मिर्जापुर से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। जो लेखनिया यूपी मिर्जापुर था, यूपी में मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर में लेखनिया एरिया है, लेखनिया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। अगरी का प्रयोग कर इस काल में बनाना हुआ। महादी गर्म चोले प्राप्त हुए। महादा से गर्म चोले प्राप्त हुए। महादा की किसी न किसी पुरुष के साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य होता है एविडेंस, मतलब जो महादा से वहाँ पे गर्म चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने कहा कि अग्नि का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में किया जा चुका था, लेकिन अब उस पर कंट्रोल जो किया गया वो नव पाषाण काल में, उस पर कंट्रोल नव पाषाण काल में किया गया। अब महादा से किसी न किसी स्त्री और पुरुष को साथ दफनाने के भी प्रमाण मिले थे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में की गई। आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में किया गया। आग पर नियंत्रण नव पाषाण काल में किया गया। नव पाषाण काल की अगर हम बात करें, नव पाषाण काल में उसने कृषि का प्रारंभ किया। पहले नव पाषाणीय स्थल HC मैसूर के द्वारा 1867 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। अब देखिए जो नव पाषाण काल का जो पहला स्थल था वो HC मैसूर के द्वारा 1860 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। नव पाषाण काल का जो पहला स्थल था, पहला नव पाषाणिक स्थल HC मैसूर के द्वारा 1860 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। न्यूलिथिक
अच्छा, नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज भी कहा जाता था। न्यूलिथिक एज का सर्वप्रथम यूज जॉन लुक ने 1865 में किया था। नवपाषाण काल युग का जो प्रारंभ हुआ था 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है, परंतु भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। अब जो नवपाषाण युग में उन्होंने कृषि आरंभ कर दी थी, अब कृषि के लिए परंतु भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे कृषि की जाती थी, जो 7000 ईसा पूर्व बताई जाती है। वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में प्रेजेंट है। पहले वो संपूर्ण भारत था, तो जिस टाइम खोज की जा रही थी तो भारत में स्थित था। तो हिस्ट्री में जो है ना कि भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में वहाँ से हमें प्रमाण मिला कि 7000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे खेती की गई थी। कश्मीर में बुरज़होम एंड गुफा कराल के दौर में महत्वपूर्ण स्तर है। कश्मीर में बुरज़होम एवं गुफ कराल के दो महत्वपूर्ण स्तर है। बुरुम होम में गर्त निवास पालतू कुत्ते हवाई के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। देखिए, कश्मीर में बुर्ज होम है, गुफाकार जो गुफराकार के दो महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा जो पहले के मानव तो जमीन में घर बना के रहता था, लेकिन वो जमीन के ऊपर कुत्ता जो होता है घर जमीन के अंदर बनाता है, तो उसे देखकर ही उसने जमीन के अंदर घर बनाए थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो वहीं दफनाया हुआ मिला। तो समय के साथ साथ आंधी तूफान जिस तरीके से आते हुए किसी ने दफनाया तो नहीं होगा जहाँ तक उम्मीद है, वो ऑटोमेटिकली जो अपना मकान था उसी में दब चुके हो गए। तो मकान जो था जमीनी, जैसे मिस्र में आप जाओ तो पिरामिड्स जो है जमीन के ऊपर है, लेकिन जो मकान है जो मंजिलें मिलेगी आपको जमीन के नीचे मिलेगी। तो इसको बुर्म होम कहा जाता है, बुर्ज होम कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। तो उन्होंने कहा कि जमीन के नीचे पहले का मानव जमीन के नीचे मकान बनाता था। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में ही माना जाता है। अब कृषि का जो प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में हुआ। चौपानी मांडो एक जगह है उत्तर प्रदेश में। मर्दभोट के प्रयोग के पश्चात तक्षय मिलता है। मिट्टी के बर्तन, चाक का पत्थर, पहिए का आविष्कार भी चौपानी मांडो में ही किया गया था। मिट्टी के बर्तन का निर्माण में उपयोग, देखिए जो कृषि प्रारंभ की गई नवपाषाण काल में, तो वहाँ पे चौपानी मांडो से उत्तर प्रदेश से संसार में मध्यभांड के प्रयोगों में मिट्टी के बर्तन मिले, चाक के पत्थर मिले, पहिए का आविष्कार मिला चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। एक चौपानी मांडो एक जगह है जहाँ से मिट्टी के बर्तन, चाक के पत्थर मिले। जो मिट्टी का बर्तन था वो चाक के पत्थर में बनाया जाता था। पहिए का आविष्कार भी चौपानी मांडो में किया गया। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों का आयताकार मकान में रहते थे। बेलम घाटी में स्थित कोल्ड हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। मतलब कृषि का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। कृषि का इस्तेमाल किया जाने लगा था, खेती करने लगे थे। ये कोल्ड हवा चावल से हमें पता चलता है। कोल्ड हवा चावल के प्रमाण मिलते हैं। मठ भांडों के प्रयोग से इसी काल में प्रारंभ हुआ। मठ भांडों के प्रयोग इसी काल में प्रारंभ हुए। जो पहिए का आविष्कार किया गया, बर्तनों का इस्तेमाल किया गया। ये मठ भांडों जो है ना, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग इसी काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में बस्तियों का विकास हुआ। और इसी काल में जो नवपाषाण काल में बस्तियों का विकास हुआ। बस्तियों का मतलब गांवों का विकास हुआ। अब लोग एक समुदाय में रहते थे, मकान बनाना सीख चुके थे, बस्तियों के अंदर मकान बनाते थे जमीन के अंदर। तो बस्तियों का विकास हुआ। मेहरगढ़ प्राचीनतम बस्ती है। मेहरगढ़ एक प्राचीन बस्ती है जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्रेजेंट है। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम प्रमाण होता है। कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण जो मिला